भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। कुछ मेहमान होंगे और उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। एक तरफ यानी समाज के एक तरफ हल्के में बहुत सारे सवाल हैं, वहां सवाल ही सवाल हैं, जवाब कुछ नहीं है। दूसरी तरफ बड़े मुश्किल हालात हैं, वहां पर कुछ लोग डटे हुए हैं, कुछ लोग परेशान हैं, हताश हैं। आज के भैया जी कहीं में तमाम सारी चीजें एक साथ जोड़ेंगे और आपको एक ऐसी तस्वीर देंगे जिसमें आप खुद ये सोचेंगे, समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। हम कोशिश करेंगे कि एक सवा घंटे में वो पूरी तस्वीर आपके सामने लेकर आए। जी हाँ, सियासी टक्कर है। एक तरफ सियासी हल्के में ये तमाम सारे सवाल हैं, टूल किट को लेकर है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, ऊपर है, नीचे है, तमाम तरह की बातें हैं। मेहमानों से हम सबसे पहले तारुफ कराएंगे जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अलका लामा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपराजिता जी। हमारे साथ सुनैना प्रकाश जुड़ रही हैं, थैंक यू सो मच सुनैना, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लोग हैं। मैं बातचीत का दायरा शुरू करूं, मैं एक बात बहुत स्पष्ट और साफ तौर से कह देना चाहता हूं। देश के हालात क्या हैं आप सारे लोग भली भांति परिचित हैं। कोशिश ये रहेगी कि वक्त का बंटवारा हम बराबर से कर दें। जो भी है मेरे पास आपको पूरा मौका मिलेगा और ऐसा नहीं है कि हमने कम दिया या ज़्यादा दिया, ऐसा कुछ नहीं, बराबर है। और ये मेरे खास तौर से भैया जी कहीं में इसको मैं लेकर बहुत विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ। बातचीत के सिलसिले को शुरू करें। राहुल गांधी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति है ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ और शोर मचाओ। उधर संबित पात्रा ने कोई जवाब दिया है। संबित पात्रा का जो जवाब है वो देखेंगे, उसके बाद रुक करेंगे सीधे डिबेट का। जी, आज हम वो तथ्य लेकर आए हैं जिस तथ्य के माध्यम से ये साबित हो जाता है कि जिस टूल किट को हमारे नेताओं ने, जिस टूल किट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा था, उस टूल किट का ऑथर आखिर कौन है। आप लोग डोमेन एक्सपर्ट से बात करेंगे तो जो पेपर, टूल किट वास्तविक रूप में एक पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है और भ्रमित करने के लिए टूल्स का जमावड़ा होता है। उसमें से एक पेपर जो कल हमने ट्वीट भी किया था, उस पेपर को जब डोमेन एक्सपर्ट्स ने उस पर रिसर्च किया कि आखिर ये पेपर जनरेट कहां से हुआ था, तो ये तथ्य देश के सामने और डोमेन एक्सपर्ट्स के सामने आया। आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये पेपर का है, जो टूल किट हम बता रहे हैं। ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम डोमेन एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है। जब मैंने पत्रकारिता शुरू करी लगभग 24-25 बरस पहले, तो व्हाइट पेपर सुना करता था कि तथ्यों को परख के सामने लाने के लिए पता नहीं कहां खो गए। स्थितियों में तो यही आना चाहिए था, इसी पर बात होनी चाहिए थी, स्थितियों पे बात होनी, लेकिन शायद वो आउटडेटेड है और अब तो टूल किट पर बात है, तमाम तरह से बात है। मैंने राहुल गांधी के ट्वीट का भी जिक्र किया था और सीधे कांग्रेस की प्रवक्ता अलका को मैं कहूंगा कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद में अपराजिता आपकी तरफ और फिर राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ। आखिर सियासी इतना झगड़ा क्यों, जब देश के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं और डॉक्टर्स के सामने 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस पूरी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की बात करें तो गुजर गए। अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स की कंडीशन है, इसके लिए कोई सुझाव नहीं, कोई बात नहीं है। झगड़ा किस बात का है आपके सामने है। कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लामा। धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी, आपने डॉक्टर्स की बताया, लेकिन मैं आपको मात्र उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव में 1621 शिक्षा और शिक्षा मित्रों की भी मौत मात्र इनके चुनाव कराने की जिद के कारण भी हुई है, ये भी बता देना चाहती हूं। आज 11 बजे 2 राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस भाजपा, दोनों के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा के संबित पात्रा ने किसको प्राथमिकता दी? टूल किट। क्या है टूल किट? लोग नहीं जान रहे, लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गंगा जी में लाशें तैर रही हैं, कुत्तों के नोचने की तस्वीरों ने इस देश को शर्मसार किया है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता टूल किट पे आज फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार वो अपने प्रवक्ताओं को कहा। आज भी रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खाद के ऊपर
आप समझ रहे हैं, खाद के ऊपर जो प्रति बोरी 700 रुपए बढ़ा दिया गया, डीजल बढ़ा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, किसान मर रहा है हमारा, बेरोजगारी दर आप हमारी देखिए, अस्पतालों में गोवा के अंदर इनकी सरकार है 85 लोग गोवा के अंदर ऑक्सीजन से दम तोड़ देते हैं। कर्नाटका में इनकी सरकार है, ऑक्सीजन मांगती है हाई कोर्ट में, उसी सरकार के खिलाफ इनकी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। प्रियंका गांधी जो, राहुल गांधी जो, पोस्टर वॉर हुआ दिल्ली के अंदर, सवाल गलत नहीं पूछा गया था, सवाल पूछा गया था मोदी जी हमारे बच्चों के हक की जो वैक्सीन थी विदेश क्यों भेज दी गई। बाद में आम आदमी पार्टी छुप गई, पकड़ा कौन गया, वो बेचारा गरीब ऑटो वाला, वो गरीब पोस्टर बनाने वाला, वो गरीब पोस्टर लगाने वाला। जब पता लगा 25 लोग गरीब जिनका कोई कसूर नहीं है गिरफ्तार किए गए, राहुल और प्रियंका जी ने पहल करते हुए उस पोस्टर को अपनी वॉलपेपर पे, अपने सोशल मीडिया के वॉल पर लगाया। कांग्रेस ने लगाया, हमने उठाया, ट्रेंड हुआ बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेता आगे कहते हैं तो हमने लगाया था। अब तक कहां थे आप, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा था। अब बात ये कि उनको ये महसूस हुआ कांग्रेस को कि सवाल जो पूछा जा रहा है वो तो जायज है, वैक्सीन क्यों निर्यात आपने समय से में क्यों नहीं रोका गया, क्यों 7 करोड़ वैक्सीन निर्यात की गई, क्यों ये सवाल नहीं पूछा जाता। सवाल तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार से भी पूछा जा रहा है। आपने 822 करोड़ लगभग बताते 1000 करोड़ का पैसा फंड हमारे बच्चों की वैक्सीन पर, ऑक्सीजन खरीदने पर, एक साल में कोरोना काल में एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा। आरटीआई बताती है एक भी वेंटिलेटर इस कोरोना काल में केजरीवाल ने नहीं खरीदा। सवाल तो उनसे भी जनता पूछ रही है, हमारे बच्चों के अधिकार की ऑक्सीजन जो दम तोड़ दिए लोगों ने, वेंटिलेटर वैक्सीन का पैसा 822 करोड़ आपने विज्ञापनों पर क्यों लगा दिया। क्योंकि राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, डबल टायर की सरकार है, केंद्र शासित राज्य दिल्ली, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री को चलाना है। लेकिन इन दोनों की नाकामियों के चलते हमने देखा कि कितने लोगों ने जो है ऑक्सीजन के बिना दिल्ली के अंदर दम तोड़ा, आज भी तोड़ रहे हैं। क्यों नहीं राइट मैं अलका दोबारा लौटता हूं, अलका दोबारा लौटता हूं आपके पास, दोबारा लौटता हूं। अपराजिता जी, सवाल ये था कि इन्होंने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए आपने ऐसा किया है, और ध्यान भटकाना चाहे रियल इश्यूज जो हैं हॉस्पिटल के हैं, गंगा में तैरती लाशें हैं। इन्होंने कहा कि आपने खाद पे लेकर, डीजल पे लेकर इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाए, इसलिए आपने ये मुद्दा छेड़ दिया टूल किट वाला। अपराजिता, मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, कितना हास्यास्पद है। प्रश्न क्या और उत्तर क्या संपूर्ण तरीके से लीक से हट गई। आपने पूछा टूल किट के विषय में, उन्होंने कुछ और जवाब दिया, और उन्होंने जो मुद्दों को उठाया मैंने उसे अपनी कॉपी में नोट किया। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे मुद्दे टूल किट के माध्यम से उठाने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं, तो ये उठाएंगे ही। टूल किट के अनुसार वर्तमान कांग्रेस का काम चल रहा है, और मुझे सारी प्रवक्ताओं पर बड़ी दया आ रही है। करेंगे क्या? हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टूल किट के विषय में, जिसके संबंध में हमारे पास सारे प्रमाण हैं, आज सौम्या वर्मा जी का भी नाम आ गया है, श्री राजीव गौड़ा जी का भी नाम है, तो सारी बातें सबके समक्ष हैं, देश के समक्ष हैं, आज अखबार में हेडलाइंस हैं। और हम सिर्फ यही दरख्वास्त करते हैं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इस विषय में कुछ कह दें। देखिए, टूल किट का एक वाक्य जो अंग्रेजी में है, मैं पढ़ देती हूं, अगर उसे अनुवाद करूंगी तो हो सकता है उसका स्पिरिट अलग हो जाए। बड़ा हास्यास्पद है। The approval ratings of the PM have been very high and have not dipped despite crisis and mismanagement. This is an opportunity to destroy his image and erode his popularity. ये कौन कहता है? ये कांग्रेस की रिसर्च सेल कह रही है, श्री राजीव गौबा जी कह रहे हैं और उनकी सौम्या वर्मा जी कह रही हैं। उनकी तरफ से आया है, इन्होंने स्वीकारा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से दिन रात काम करके राज्य सरकारों के साथ हाथ मिलाकर किसी भी तरह की पात्रांतर नीति का अवलंबन न करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में लगे हुए हैं, ये शब्दहीन है, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां थे वहीं हैं, और बड़ी शांति के साथ सारे क्रिटिसिज्म को, निंदा को सहकर वो काम किए जा रहे हैं। कल उन्होंने जिलाधिकारियों से बात की है, और हम वर्तमान को किस तरह से हैंडल करें, अपराजिता कितनी जी, अपराजिता जी बिल्कुल, अपराजिता जी बात करिए, वो सबके सामने है। और
अलका भविष्य की क्योंकि जो अलका चुनौतियां हैं, उसका राइट सामना हम कैसे करें, इस विषय में वो बातचीत कर रहे हैं और अपना ब्लूप्रिंट देश के समक्ष रख रहे हैं। हमारा काम वो है, हम काम कर रहे हैं, ये शोर मचा रहे हैं, और जो शोर मचाने वाले जितने मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे टूलकिट से आए हैं। प्रतीक जी, राइट अपराजिता जी, राइट। अलका जी, क्योंकि दोनों लोग एक एक बात बोल चुके, तो मैं अलका एक बात आपने कही वैक्सीन के बारे में कही कि दूसरे मुल्कों को दे दिया, कुछ कंपल्शन है, उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। 7 देशों के अगल बगल के जो देश, बगल के पड़ोसी देश हैं, वो सऊदी अरेबिया है, आपने जिससे लिया पेटेंट है जिसका, वहां एक क्लैरिफिकेशन आया है। ये बार बार ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री को जब इस समय मुल्क के सामने चैलेंजेस और हैं, तो प्रधानमंत्री की इमेज को टार्निश करना, ये कहां की नीति है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, इसका लोग जवाब जानना चाहते हैं। अलका। प्रतीक जी, कितनी बेशर्मी है कि भाजपा की प्रवक्ता कह रही है उन्हें हंसी आ रही है, हास्यप्रद बातें हो रही है। शर्म कीजिए, कुत्तों को नोचते हुए लाशें देखकर आपको हंसी आ रही है। लाशें जो मां गंगा की गोद में तैर रही हैं, उन्हें अंतिम संस्कार का जो उनका हक था, उसे आपने दफन करके रेत में, आपको हास्यप्रद लग रहा है। शर्म कीजिए, माफी मांगिए। उत्तर प्रदेश में, देश में आपकी डबल इंजन की सरकार में है, और ये सब देखकर मैं कहूंगी जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, देखिए भाजपा की प्रवक्ता को हास्यप्रद लग रहा है। प्रतीक जी, टूल किट की इन कायर भाजपा उत्तर कुछ आ रहा है, फिर टूल किट के कागज आप दिखा रहे हैं, फर्जी कागज, फर्जी प्रधानमंत्री की छवि बचाने के लिए। क्यों नहीं एफआईआर आपने करवाई? क्यों एफआईआर नहीं करवाई? अगर कांग्रेस ऐसा काम कर रही थी, एफआईआर किसने करवाई? कांग्रेस ने करवाई। जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, इनके खिलाफ आगे बढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने जवाब दिया, एफआईआर हमने कराई है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। आज किसानों को लेकर, खाद को लेकर, पेट्रोल डीजल, बढ़ती महंगाई को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये जो छवि की बात है टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी उठाइए टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरे विश्व के जो सबसे बदतर प्रधानमंत्री साबित हुए, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर 1 पर आया है। ये सर्वे हुए जिन्होंने इस महामारी से निपटने में देर की, नजरअंदाज किया, और जिसकी वजह से लोग मौत के मुंह में गए, जिसको दोषी माना जा रहा है, वो देश के प्रधानमंत्रियों में वर्स्ट, विश्व के 5 में प्रधानमंत्री नंबर 1 पर आते हैं। शर्म आती है उस फर्जी प्रधानमंत्री जी की फर्जी छवि, जो करोड़ों रुपया खर्च करके इन्होंने खर्च किया। आज अलका फर्जी नहीं, अलका फर्जी प्रधानमंत्री नहीं, अलका फर्जी, पूरी बात सही, फर्जी प्रधानमंत्री नहीं, ये शब्द नहीं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। प्रधानमंत्री कहेंगे फर्जी नहीं शब्द लगाएंगे, फर्जी शब्द नहीं लगाएंगे, अलका फर्जी शब्द नहीं लगाएंगे। नो, आई वोंट अलाउ यू, आई वोंट अलाउ यू। उनके विषय में आप इस तरह की विश्लेषण का उपयोग न करें। आप नहीं, वो शब्द बोला नहीं, अलका पाकिस्तानी बात है। नो 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 नो, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। सारी अलका प्लीज लिसन, अलका प्लीज लिसन। सारी बात सही है, फर्जी शब्द का इस्तेमाल एक जगह जहां पे हुआ वो नहीं ठीक है, बाकी ठीक है आपकी बात, उसमें मैं नहीं रोकूंगा अलका, वो नहीं रोकूंगा, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन एक शब्द जहां पे इस्तेमाल हुआ वो गलत जगह पे इस्तेमाल हो गया, उसको मैं रोक दूंगा। जी अपराजिता जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, देन आई विल गो टू पॉलिटिकल कमेंटेटर्स। जा अपराजिता प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके विषय में सम्मान के साथ, आदर के साथ जिक्र किया जाए। फर्जी प्रधानमंत्री उन्हें नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो ड्यू इलेक्शन प्रोसेस से चुनकर आए हैं। लोकतंत्र में लोगों के हाथ में शक्ति होती है, लोगों ने उन्हें चुना है और इन्हें नकार दिया है। ये शांत होकर बैठे, बौखलाए नहीं। आपदा में अवसर खोज रही हैं और देश पर विपत्ति इनकी संपत्ति हो जाती है, विरोध के नाम पर विरोध करती हैं। और अभी जो मुद्दा है उस पर बातचीत करने का इनका साहस ही नहीं है। हम तो टूलकिट की बात कर रहे हैं, हम तो टूलकिट की बात कर रहे हैं। आप टूलकिट पर आए, टूलकिट पर बात करें। आप राजीव गौबा जी और सौम्या वर्मा के विषय में बातचीत करें। क्या कह रहे हैं आप? मैं दीपक झा, राइट, दीपक झा गलत है बिल्कुल, राइट। मैं आ रहा हूँ डिबेट को आगे बड़ा करता हूँ, डिबेट को बड़ा करते हैं और पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। दीपक झा, राइट अलका, राइट, आपकी बात सही है, अलका सही है, बात बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा मैंने माना उसको। दीपक झा, इश्यूज क्या हैं मुल्क के सामने, हम आप सब लोग भली बात जानते हैं।
लेकिन लड़ाई किस बात पे हो रही, बात किस बात पे हो रही है, तमाम मुल्क ये सारा देख रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। सवाल क्या है सबसे बड़ा, ये आपको भी मालूम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और टेलीविजन पे जो लोग बैठे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन स्थितियां क्या हैं इसको कहने की जरूरत नहीं। दीपक झा जी। प्रतीक जी, मैं एक बात कहूंगा, दुष्यंत कुमार की एक लाइन थी, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो आज परिस्थितियां क्या हो गई, किसी से कुछ कहने और छिपाने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को इतनी तकलीफ क्यों है छवि से, ये डरते क्यों है? अगर देश का मीडिया, मैं देश की मीडिया की बात कर रहा हूँ प्रतीक जी, कि देश के मीडिया में इनकी तो छवि बहुत अच्छी है। राष्ट्रीय मीडिया को पैसे देके प्रोपोगेंडा चला के नहीं साबित कर सकते। आज इलाहाबाद के किनारे, गंगा के किनारे लाखों हजारों में लाशें दिखी रही हैं, बक्सर में लाशें दिख रही हैं, दिल्ली में लाशें दिख रही हैं। तो क्या इसको मीडिया के द्वारा अगर दिखाया जाएगा तो प्रधानमंत्री की छवि खराब होगी? ये भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे दें। इतनी मासूमियत के साथ अपराजिता सारंगी यहाँ पे बोलती है कि मुझे दुख आता है कांग्रेस से। मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, खैर अलका लांबा जी बात कर लेंगे। मैं इनसे कहता हूं, उन लाखों परिवारों के लिए क्या इनको दुख नहीं आता जिनके अपने लोग बेघर हो गए, जो मारे गए इस महामारी में? उनके लिए इनको दुख नहीं आता? सिर्फ भाजपा और संबित पात्रा को आज भाजपा और प्रधानमंत्री की छवि ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ज्यादा मायने रखती है। अरे देश रहेगा, देश के लोग रहेंगे तो देश का प्रधानमंत्री भी रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप 10 साल 15 साल जितने साल चाहेंगे राज कर लेंगे, लेकिन यहाँ राज किस पे करेंगे? मुर्दों पे राज करेंगे। देश मुर्दों को बनाने चले आप। आज भाजपा इस बात पे जोर देके पीछे नहीं करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी कि हमने कितने गैस सिलेंडर लगा दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए। भाजपा इससे नहीं, भाजपा आज भी कांग्रेस से लड़ रही है। ये बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं कि भाजपा देश की महामारी से नहीं लड़ रही है, देश में कोरोना से नहीं लड़ रही है। भाजपा आज भी राहुल गांधी से लड़ रही है, भाजपा आज भी कांग्रेस से लड़ रही है। इससे बुरे दिन, इससे दुर्दिन और क्या हो सकते हैं प्रतीक जी? आप बताइए ना। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। मैं जरूर बताऊंगा, जरूर बहुत बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं अपनी बात जरूर कहूंगा, कहना चाहिए। लेकिन मैं तो आज जो पूरा अंक है, मैं आपको इस कोठरी से लेकर उस कोठरी तक लेके जाना चाहता हूं और पूरी यात्रा करना चाहता हूं। मैं अलका आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन सुनैना हमारे साथ डिबेट पे जुड़ रही हैं और मैं सुनैना के पास जाना चाहता हूं। योर टेक सुनैना। या बिल्कुल, थैंक यू प्रतीक और आप सभी का, दर्शकों का। सबसे पहले ये जो वक्त है ये बड़ा ही मुश्किल वक्त है, तो आई थिंक हमें अपनी भाषा में भी मर्यादित रहना चाहिए। फर्जी प्रधानमंत्री या पार्टियां लड़ रही हैं, बात ये बिल्कुल नहीं है। देश का जो हाल है, बात इस टाइम हम जिस मुद्दे की कर रहे हैं वो बात है टूल किट की, वो बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की इमेज की। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मोदी स्ट्रेंथ, मोदी इज अ स्ट्रेंथ। आप विश्व में यदि हम आंकड़ों का खेल खेलेंगे तो अलका जी, अपराजिता जी, दीपक जी, हम सब पूरी शाम लगा सकते हैं लड़ने में। पर मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल फैक्ट बेसिस पर बात करनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये टूल किट है क्या और ये किस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है और इसका खामियाजा। वो कहा जाता है ना कि कई बार जंगल जलाते जलाते हमको पता ही नहीं लगता कि अपने आशियानों में कहाँ आग लगा दी। तो ये जो वायरस है ये पूछ कर तो नहीं आता ना कि आप भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, किसी धर्म, जाति, वर्ग या विशेष से हैं। आई थिंक हेलो Yeah, please continue. So, please continue. मेरा यही कहने का, I'm sorry, there is some connection error, I think. तो मेरा ये जो कहना था कि ये जो हम टूल किट की बात, ये जो हम टूल किट की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, ना ही किसी पार्टी की बात है और ना ही किसी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो कांग्रेस को और सबको अपनी सफाइयां देती फिरे। यहाँ पर बात है भारत की छवि की। मैं बहुत ज्यादा विदेश में ट्रैवल करती हूँ, मैंने उस चीज में फर्क देखा है। और जहां तक आप विदेश की बात बताएं तो जापान जैसा छोटा सा देश जहां पर चौथा स्ट्रेन आया है और वो उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से। आई थिंक मैं आपको ये आंकड़े दिखाना चाहूंगी। जनवरी में
जब ये हमारे यहाँ बात हो रही है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक में नॉर्मली जो लोगों को ऑक्सीजन दी जाती थी इससे पहले, वो 10 से 15 पर लीटर मिनट दी जाती थी और अब दी जाती है हाई फ्लो 30 से 60 लीटर। तो एक तरफ तो पैंडेमिक में कहाँ पर लोगों का, इन आंकड़ों के साथ जरा इनको मैडम को ये भी बता दीजिए कि 9,000 नहीं, मेट्रिक टन मोदी जी ने बाहर विदेशों में सप्लाई कर दिया, उसको भी आप बताइए, उन आंकड़ों को भी बताइए ना। आंकड़े जब हो तो दो तरफा होने चाहिए, एक तरफा नहीं। बात पर ये है नहीं, आंकड़े दो तरफा बताइए तो बहुत अच्छा लगेगा, जनता को भी अच्छा लगेगा, प्रत्येक को भी अच्छा लगेगा, मुझको भी अच्छा लगेगा। जनार्दन है, जनता जनार्दन है, इसलिए जनता की बात करिए। नरेंद्र मोदी जी को गद्दी पे बैठा दिया है, सिंहासन पे बैठा दिया है। नरेंद्र मोदी जी किसी वो कांटों का ताज पहनकर बैठे हैं, वो किसी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और आज ये जो सारी चीजें किसी को डाउट नहीं है, किसी को शक नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं, किसी सवाल पर नहीं उठा रहा। सवाल आज ये होता है दीपक जी दीपक जी कंप्लीट कर लीजिए। प्रतीक जी, सवाल आज ये है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार और बंगाल चुनाव के लिए मरने के लिए मौत के मुंह में क्यों जाने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने क्यों जिम्मेदारी के साथ नहीं उठाया? नहीं, आप यदि बात करेंगे ना, यदि आप एक स्वस्थ विपक्ष है तो आप बात कीजिए। बातें करिए, आंकड़े बात कर रहे हैं ना। आप ये बताइए ना, लखनऊ नगर निगम ने सर्टिफिकेट जारी किए 13,000 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट, जबकि आपके उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि सिर्फ यहाँ से 200 से 250 लोग मारे गए हैं। तो एक किस तरह की आंकड़े के साथ आप जादूगरी कर रही हैं? आंकड़े बताइए मैडम, आंकड़े बताइए, निष्पक्ष आंकड़े दीजिए। आंकड़े आप दिए हुए आंकड़े सत्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। कानून बिल आना चाहिए हमारे देश में, जो हमें इन सब राइट सुनैना, टेकन योर पॉइंट, सुनैना आई टेकन योर पॉइंट। अलका, या प्लीज कम। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। बार बार हमें बताया जाता है ये देश के प्रधानमंत्री है। इस बात का एहसास देश के प्रधानमंत्री को खुद क्यों नहीं होता कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी इस महामारी के दौर पर है, लेकिन वो प्राथमिकता अपने चुनावी प्रचार, पार्टी के प्रचार और प्रसार को देते हैं। किसने कहा था बंगाल में मैं इस भीड़ को देखकर गदगद हूं? मुंह पे मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। हाँ, आज महामारी देखिए वहां पर कितनी है, राजनीति करने पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री जी को एहसास नहीं था कि महामारी दूसरी लहर जो सीरो के सर्वे वैज्ञानिक कह रहे थे, मोदी जी ने तब कह दिया, तब ऑक्सीजन 9,500 मैट्रिक टन किसने विदेश भेजी, किसने 7 करोड़ वैक्सीन भेजी। आज कहते हैं हमारी मजबूरियां थी। अरे अमेरिका को देखिए, अमेरिका फर्स्ट, कितने करोड़ वैक्सीन का जो है उन्होंने ऑर्डर दिया था, 2 करोड़ वैक्सीन का उन्होंने ऑर्डर दिया। आपने कुछ लाख का ऑर्डर दिया। आप समझ रहे हैं? माफी चाहूंगी, 200 करोड़ का अमेरिका ने ऑर्डर दिया, तब आप कितने करोड़ का दे रहे थे, कितने लाख का दे रहे थे? अलका कुछ चीजें जरूर हैं, अलका कुछ फैक्ट्स जरूर है, उन फैक्ट्स पे जरूर रहना चाहिए। लेकिन देखिए प्रतीक जी, आप सवाल करेंगे एस्ट्राजेनेका का जो करार है वो एक्सपोर्ट पे है। खामोश रहना चाहिए। वाराणसी की लाशों को ढकने का काम किसने किया? आज नहीं, मैं खामोश नहीं रहना, मैं न्यूयॉर्क पोस्ट हो, वॉशिंगटन की हो, ये सब अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो छाप रहा है, कांग्रेस के लिए नहीं छाप रहे। कांग्रेस की अलका, जब आपके लीडर्स को ये कोट करते हैं, अलका जब ये आपके लीडर्स को कोट करते हैं और किस तरह से कोट करते हैं, तब आप कहते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए। यही मैगजीन जब आपके लीडर्स को कोट करती हैं और किस तरह से कोट करती हैं, सवाल ये है कि जब आप ये कहें ना वैक्सीन के बारे में, एस्ट्राजेनेका के बारे में बताएं ना कि उसका क्या चीज है, क्या उसका आत्ममंथन करते हैं कि कोई हमारे लिए अगर कुछ कह रहा है तो हम आत्ममंथन करते हैं। राहुल गांधी जी इस तरह की फर्जी टूलकिट बनाकर विदेश के मीडिया, अंतरराष्ट्रीय ये बात सच है, अलका ये बात सच है, अलका ये बात सच है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अलका ये बात बिल्कुल सच है, को छुपाने के लिए अलका ले आए हैं। अलका ये बात सच है कि लोग मरे और गंगा में लाशें तैर रही थी, इसको कोई नहीं नकार सकता, कोई नहीं नकार सकता। और जो नहीं देख रहा वो अंधा है क्या? वो अंधा होगा क्या? फिर वो अंधा है फिर, ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल ये इससे कोई नहीं करता। और ये भी सच है अलका कि ऑक्सीजन की कमी से इस दिल्ली में भी लोग मरे और देश में भी लोग मरे, ये भी सच है, इसको कोई नहीं नकार सकता। अपराजिता प्लीज। देश के प्रधानमंत्री की सबसे सर्वप्रथम जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वो तो चुनावी प्रचार प्रसार में लगे थे। और आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट और मोदी यही गड़बड़ है, अलका यही गड़बड़ है। अलका जब आप कहती हैं, अलका जब आप कहती हैं कि बंगाल में, अलका जब आप कहती हैं
क्यों गिराई ना जा रही है? ना अलका, प्राथमिकता गलत क्या है ये। ऐसा कब अलका तक होना चाहिए? अलका, जब आप ये कहते, आपको अपराजिता में आ रहा हूं, अलका नाउ यू प्लीज लिसन, जब आप ये कहती हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी की और जगह रैलियां कहां हो रही थी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अपराजिता नाउ प्लीज, मैं इसको मना नहीं कर रही हूं, अपराजिता प्लीज, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ, पर क्या राहुल गांधी जी ने नियम और जी। कानून तोड़े कि चुनाव ठीक के है। प्रचार पर प्रतीक जी, पूरी तरह बैन था, चुनाव नहीं होना था? मैं तब अकेले राहुल बड़े जी निकल ध्यान करके से आए। हम तो कांग्रेस की सरकार से कहते प्रवक्ता हैं, को सर, सुन दलीय रहे तो हैं। चलिए आगे आगे, आने वाले नो चुनाव नो नो पर प्लीज, रोक ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, कांग्रेस ऑडियो की डाउन, एक ऑडियो असुविधा डाउन, है। ऑडियो डाउन, प्लीज ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से एक सवाल पूछता हूं, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से एक सवाल पूछता हूं, अलका, अलका सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी तो चुनाव होने वाले हैं ना, 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, फिर से 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। अलका, मेरा सवाल यह है आपसे, आप एक प्रस्ताव लाइए, इलेक्शन कमीशन को कहिए कि यूपी के और उत्तराखंड के चुनाव नहीं होने चाहिए। आप आ रही हैं आगे इसको लेके, आप आ रही हैं, अगर चुनाव लेके इस पे कोई प्रस्ताव हुए तो बताइए। अलका लामा नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड, अलका लामा प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रस्ताव सरकार लेकर आती है और हमसे समर्थन देश से मांगती है, राजनीतिक दलों से मांगती है। कोई प्रस्ताव तो लाएंगे, नहीं, अब यूं नहीं, कोई क्या बात प्रस्ताव कर रहे हैं तो इलेक्शन लाएं। कमीशन लेकिन से, संविधान पद पे बैठे आदमी इलेक्शन को कमीशन पे आप भी तो जाएंगे, आपका क्या व्यू है, आपका करना व्यू जो क्या है, मैं समाज जानना में चाहता देश ना, में, आपका व्यू किसानों क्या की है, बेरोजगारी की, आपका महंगाई व्यू, की, महामारी चलिए। की, वैक्सीन की, ऑक्सीजन की Right, आवाज अलका, उठा रहे हैं, I've तो taken उन your पे हमला point. करते हैं जवाब देने की बजाय। आज तो अलका, नितिन गडकरी जी ने, नितिन ठीक है, गडकरी जी ने भी अलका, कह दिया कि 2 अपराजिता। कंपनियां क्यों, 10 कंपनियां और हैं जिन्हें वैक्सीन बनाने का अधिकार जो है आपको जी, देना चाहिए। होनी क्यों चाहिए, प्रधानमंत्री जी अलका, होनी अपने चाहिए। मंत्री प्रतीक नितिन जी, मुझे गडकरी को बोलने सुनने को दें। तैयार नहीं और है? लोग भी हैं यहाँ होना शो चाहिए। अपराजिता, अलका ऑडियो डाउन, अलका नाउ प्लीज लिसन, नाउ प्लीज लिसन। प्रस्ताव होगा आपका तो बात करेंगे, मैं- जरूर करेंगे। अपराजिता, अलका लांबा जी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, आवाज तो कम आती है क्योंकि शोर ज्यादा होता है। चीखती ज्यादा है। देखिए, सारे कांग्रेस के लोगों की एक असुविधा है जो हमें मानना पड़ेगा। मैं इनकी बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, इनकी दिक्कत है कि ना इनके पास तथ्य रहता है, ना तर्क रहता है, ना होमवर्क करके आते हैं। कह रही हैं इतने लाख, मोदी कुछ जी से थोड़ा लाख, काजू का कुछ आटा लेकर हजार, खाइए। इनके वक्तव्य में आ रहा था अभी कुछ लाख कुछ हजार। अरे भाई, तथ्य दीजिए, तर्क दीजिए तो बातचीत करिए। अभी मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहती हूँ। देखिए, हमारी जो स्थिति है, 138 करोड़ हमारी जनसंख्या है। आप अगर हमारी जनसंख्या की तुलना अन्य देशों से करें तो हम दूसरे नंबर पे हैं, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं। इंडिया में, हमारे देश में 1.18% लोग प्रभावित हुए हैं कोरोना से। यूनाइटेड स्टेट्स में 10.1% हुए हैं, ब्राजील में 7.3%, फ्रांस में 9% और इटली में 7.4%। जितनी भी लोक संख्या जिसकी भी हो, हम 2% के अंदर रखने की कोशिश में लगे हैं। और अच्छी बात यह विफल हो रहे है हैं। कि पिछले, मुझे लगता है 1 महीनों में वैक्सीन की दिशा में जो काम करना था, वैक्सीन के रैंपिंग अप के दिशा में जो काम करना था, ऑक्सीजन सप्लाई की फेल हो दिशा गए में जो आप। काम करना था, हमने बहुत मेहनत करके सकारात्मक पदक्षेप लिए 18 साल हैं। से और ऊपर आज लोग देखिए, वैक्सीन ले फरवरी 10 आ रहा की हूं, बात आ रहा है, हूं, मैं दीपक आपको आ रहा कह हूं, दूं, सुनने ना आ रहा हूं। 5,600 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे हम प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन आज के दिन 9,524 मेट्रिक टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 महीने के अंदर। काबिले तारीफ है। और दूसरा मैं कह दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के समक्ष 2 दिन पहले प्रस्तुत हुए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पता भी नहीं है और मुझे लगता है इन्हें कहा गया टूलकिट के माध्यम से शोर करने के लिए। पूरे देश के समक्ष प्रधानमंत्री जी ने ब्लूप्रिंट रखा और ब्लूप्रिंट में उन्होंने कहा कि 216 करोड़ डोजेस हम दिसंबर महीने तक दे देंगे और अभी 1,92,00,000 इस महीने तक दे देंगे। मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं। अपराजिता जी, बिल्कुल इस बात की तैयारी करनी है कि ये आगे वाले 5-6 महीने के लिए, अपराजिता यही हमारा सबसे बड़ा संकट है कि आगे वाले 5-6 महीने के लिए, आने वाले 5-6 महीने के लिए हमारी प्रिपरेशन क्या है? अपराजिता, यही सवाल है सबसे बड़ा। और अपराजिता, यही सबसे बड़ा सवाल है, आने वाले 5-6 महीने के लिए हमारे पास क्या तैयारी है? कहाँ खड़े हैं हम? जी दीपक जी, दीपक जी तक सुने ना, दीपक जी। राज्य सरकारों को हम मदद कर रहे हैं, जी, तो हम काम में प्रतीक विश्वास जी, करते हैं। ये शोर सबसे करते बड़ी हैं। बात है, देखिए, अपराजिता सारंगी जब आंकड़ों की बात करती हैं, मैं क्योंकि सत्ता में बैठे मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस से क्या सवाल करूंगा।
सत्ता में बैठी हैं अपराजिता सारंगी जी। ये लोग बैठ के चैनलों पे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी का गुणगान करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आपके लिए आदरणीय हो सकते हैं, हमारे लिए सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नहीं हो सकते। सबके लिए दूसरी बात आदरणीय मैं कहता हूँ, दीपक जी, प्रधानमंत्री सबका लिए आदरणीय होता है। दीपक हमारे जी, लिए प्रधानमंत्री सबके लिए आदरणीय होता है। हमारे लिए सम्मानित प्रधानमंत्री। ऐसा ना बातें बोले, चलिए, वो सम्मानीय और देश के आदरणीय में प्रधानमंत्री चलिए। हैं, वो भारतीय चलिए, जनता आगे पार्टी बात के करता हूं। प्रधानमंत्री बोलिए नहीं आप। हैं। अपराजिता जी ने पहले ये बताएं बातचीत देश करना को, सीखे आप लोग। प्रतीक जी, अपराजिता जी ये देश को आज राजनीतिक बता विशेषज्ञ दें को मैं इन्होंने कह दूं, पिछले अलका 1 लांबा जी सालों को में कह दूं, कितने देश के कोरोना टेस्ट प्रधानमंत्री कराए। के जो विषय में बात बातचीत करती करना हैं सीखें। दूसरे देशों की, जो बात करती हैं ब्राजील की और यूएसए की, आज देश को बता दें कि कितनी टेस्टिंग कैपेसिटी है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान ने पिछले 1 साल में कितने कोरोना टेस्ट कराए, चाहे एक व्यक्ति ने 5 बार कराए, चाहे 10 मैं बार बता कराए, देती हूँ, कितने वो भी कराए? तथ्य है। पूरे देश को बताएं, वो भी तथ्य मेरे पास है। बताइए, तथ्यों के साथ खिलवाड़ आज के करके दिन लखनऊ रिकॉर्ड टेस्टिंग जब हमारी हुई है 20 लाख, सुनिए, एक दिन में 20 दीपक जी लाख। सुनिए, आपको पता दीपक नहीं जी है। सुनिए, और अभी अपराजिता जी, 32 अपराजिता जी लाख बताइए। दिया है। दूसरी बात, याद रखें आप, याद अपराजिता रखें जी आप, तथ्य है हमारे पास। बताइए देश को, One of the highest बताइए देश को। testing, ये भी पता नहीं 138 आपको। करोड़ की आबादी बात कर रही हैं आप यहाँ पे, देश को बताइए। दीपक जी, बताइए कितना- तथ्य लेकर बताइए आइए तो ना। बातचीत करिए, जनरल बताइए स्टेटमेंट्स मत तथ्य दीजिए। के आप तथ्य सब के जनरल पीछे मत स्टेटमेंट्स छुपिए। देते हैं, हालात सबका बताइए, सामने देश देख देश रहा को है। बताइए, मैडम देश दिक्कत को बस यही बताइए है कि आप आपने जनरल कितना स्टेटमेंट्स टेस्ट देते किया, हैं, ऐसा मत कीजिए। कितना Specific नंबर बनिए, टेस्ट किया, बताइए तथ्य ना लेकर मैडम। आइए तो बातचीत करें और तर्क अरे रखें। मैडम मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने कितने टेस्ट किए? सुनैना बात प्रकाश, के लिए आ जाते हैं आप। बिल्कुल दीपक मैडम, आएंगे आप और बताइए जवाब ना, देंगी, अलका देंगी जवाब कितने इसका। कोरोना टेस्ट किए जी आपने? बिल्कुल, दीपक, ऑफ कोर्स दीपक, यू नाउ यू हैव टू वेट, नाउ यू हैव टू वेट। सुनैना सर प्रकाश, जवाब दें मेरे को कि कितना कोरोना टेस्ट किया पिछले 1 सालों में। बिल्कुल देंगी दीपक, अपराजिता जी जवाब देंगी जी, देंगी। सुनैना प्रकाश, बिल्कुल, मैं तो दे रही हूँ। बिल्कुल, मैं दीजिए आपने ना, सवाल बताइए, पूछा है कब देंगी? दीपक, अभी लाइव दीपक टीवी को आ आपने रही थी, सवाल जब पूछा है कि वो कंपेरेटिव, आपने नहीं दीपक, मैं आपका सवाल समझ गया। आपने कंपेरेटिव स्टडी पे पूछा है कि हमारे देश की तुलना जब आपकी टेस्टिंग में कर रहे हैं तो अमेरिका से और यूरोप से जब आप कंपेयर करते हैं तो हम कहां स्टैंड करते हैं, ये सवाल है आपका। कंपेरेटिव स्टडी पे पूछा है, मुझे समझ में आ गया। और ये जवाब अपराजिता जी देना चाहेंगे। दूसरी बात मेरा और सवाल है सुनैना। कि लखनऊ नगर देखिए, निगम इसमें ने जो 10 बात है, सर्टिफिकेट जारी किए, आप 13,000 लखनऊ नगर के निगम लगभग। से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाइए दीपक जी। 31,000 प्लीज प्लीज साइलेंट दीपक जी, दूसरा सवाल लूंगा। दीपक जी, साइलेंट दीपक जी, आपका सवाल का दीपक जी ये बढ़ता जा रहा है और आप दूसरे देशों की तुलना में ये बहुत अधिक है, इसे आप याद रखें। सारे तथ्य हैं, आप कहीं भी जाकर पूछ ठीक है, सकते अपराजिता हैं। जी। पूरी मैडम, पारदर्शिता के ठीक है, साथ अपराजिता जी, तथ्यों ना को सुनैना, हम प्लीज देश के समक्ष सुनैना, रखें। सुनैना, मैं यही कह रहा हूं। सुनैना का नाम लिया मैंने। मेरा दीपक जी, आपका नाम सुनैना है। दीपक जी, आपका नाम सुनैना है, नहीं है? दीपक जी, सुनैना का नाम लिया मैंने। दीपक जी, सुनैना का नाम लिया मैंने। सुनैना जी, मैं आपसे यहाँ बात पक्ष या विपक्ष की नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि ये आज जो हमारे सामने इतनी भयावह स्थिति है, ये जो पैंडेमिक की स्थिति है, इसका रूस क्या है। मतलब आप ये देखें कि हम बात कर रहे हैं यूके स्ट्रेन की, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की, आज वो सिंगापुरियन स्ट्रेन की। आई थिंक एक तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना से ये जो सारी चीजें शुरू हुई हैं, इसने जो मानवता को इस प्रकार बनाकर किया है कि सुनैना, हम किसी कंट्री के हैं। सुनैना प्लीज, सुनैना मैं आपके फ्लो को रोक रहा हूँ। सुनैना, आई एम सॉरी, सुनैना आई एम सॉरी, किसी कंट्री के साथ किसी के स्ट्रेन को नहीं जोड़ेंगे। किसी कंट्री के साथ किसी के स्ट्रेन को नहीं जोड़ेंगे। सुनैना प्लीज कंटिन्यू, मैं बिल्कुल यही कह रही थी कि यहाँ पर जो देश की बात हो रही है कि अचानक ये सारी चीजें अव्यवस्था है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब आना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का रूल है हमारे आगे आने वाला भविष्य, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी। जिस दिन आप प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, उस दिन तो नहीं कहा था कि मैं इतने बड़े देश का, इतनी बड़ी आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। उस दिन तो आपने 135 करोड़ के लोगों से वोट मांगे थे। उस दिन आपको नहीं शर्माई कि मैं इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। उस दिन आपने क्यों नहीं कहा? आज जब आपने 135 करोड़ की आबादी आपसे हाथ फैला के भीख मांग रही है कि मुझे जान बख्श दे दो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत के गलियारे में यही हल्ला है। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है वहां से आपके पास देने के लिए, मुझे मालूम है यही हल्ला है वहां पर।
सियासत के गलियारे से निकल के जब हम बाहर आएंगे और अस्पतालों की तरफ और डॉक्टर्स की तरफ रुख करेंगे तो चीजें कुछ और दिखेंगी, और वो हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और राजनीतिक गलियारे से बात निकली तो डॉक्टर्स की तरफ हम आए, और यहां पर जो 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, और जिस तरह का सामना इस वक्त देश कर रहा है और जिस तरह से डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी जो है, बिरादरी है, सामने है। 1000 से ज्यादा आंकड़ों की अगर हम बात करें, और इसमें अगर हम आयुर्वेदिक होम्योपैथी डॉक्टर्स को जोड़ लें तो कहीं ज्यादा होगा आंकड़ा। 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स को हमने इस पूरे पैंडेमिक में खोया है। ये चौंकाने वाला, जिस मुल्क में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की कमी हो, वहां 1000 डॉक्टर्स का खोना अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है। तीन डॉक्टर्स हमारे साथ आज मौजूद है, तीनों बहुत वरिष्ठ, और उनसे हम आपका तारुफ कराना चाहेंगे। डॉक्टर दीपक गुप्ता, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन, एम्स से हमारे साथ हैं। डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्रशेखर, कार्डियोलॉजिस्ट है, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रशेखर जुड़ने के लिए एक बार। और डॉक्टर विजय कुमार गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन, एम्स से हमारे साथ हैं। डॉक्टर विजय कुमार गुर्जर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय कुमार गुर्जर, मैं आपसे शुरू करना चाहते हैं। एक मुहिम आपकी मैंने देखा, आपका ट्वीट देखा, और मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहता हूं। आपने अपनी बिरादरी के किसी एक शख्स के बारे में बात उठाई। बात सिर्फ उदाहरण के लिए हो सकती है, नहीं, क्यों नहीं, डॉक्टर्स सामने। आप इमेजिन करिए कितना प्रेशर है डॉक्टर्स पे। मुझे बताया पैरामेडिकल स्टाफ पर इतना है, वो जो पीपी किट पहन के लगातार खड़े रहना, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो 18-18, 19-19 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, थक गए हैं, बुरी तरह थक गए हैं। और हमें अगर आने वाले 5-6 महीने की तैयारी करनी है तो हमको बहुत सोचना पड़ेगा, और बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आगे हम कैसे प्रिपेयर करें अपने को। लेकिन आपने एक लड़ाई लड़ी अपने साथी के लिए, और वो आपकी जो लड़ाई है वो मैं जानना चाहता हूं वो क्या थी लड़ाई, और जो इस पे आपको अभी कुछ देर पहले सफलता भी मिली। डॉक्टर गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और डॉक्टर्स के बारे में, हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो जो डॉक्टर अमित गुप्ता है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में जो है पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर थे, सीनियर रेजिडेंट है, मतलब वहाँ पे काम कर रहे हैं अभी भी। वो बीमार हुए, कोविड हुआ उन्हें, उसके बाद जो है उन्हें उनके अस्पताल में ही बेड नहीं मिला। उसके बाद उन्हें महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल रेफर किया गया, वहां से वो मेदांता गए, और वहां से उनको परिवार जो है बिल जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, उनकी वाइफ का ट्वीट देखा, तो मैंने सोचा मन में कि देखिए, इसको सरकार ऐसे कैसे छोड़ सकती है, जो इस अपनी जान पे खेलकर जो है लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स, उनको सरकार ऐसे कैसे छोड़ सकती है। तो हमने मुहिम चलाई कि हम जो है इसको सोशल मीडिया पे जो है सरकार से इंटरवीन करने की अपील करेंगे, और इन द मेन टाइम, क्योंकि सरकारी काम में टाइम लगता है, हमने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि उनकी वाइफ ने भी अपील की हुई थी ट्विटर से। तो लेकिन मेरा मानना ये रहता है कि जो सरकार कर सकती है वो मतलब उसको सरकार को करना चाहिए, और सरकार को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। सरकार से ही हमें दबाव और मुझे और कुछ देर पहले आपका वो ट्वीट भी, डॉक्टर साहब, आपका वो कुछ देर पहले ट्वीट भी मैंने देखा, जब आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को थैंक यू कहा, और सरकार आगे आई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि सिर्फ एक सत्येंद्र जैन जी की बात नहीं है, डॉक्टर अमित गुप्ता की बात नहीं है इसमें। अभी मेरे पास एक राइट, मैं वही कहने वाला हूं डॉक्टर साहब, मैं वही कह रहा हूं, मैं राइट डॉक्टर साहब, मैं वही कहने वाला हूं, वही कह रहा हूं। डॉक्टर अमित गुप्ता की बात नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी की बात नहीं है, और ये पूरे देश के डॉक्टर्स की और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं सबको, नर्सेस तक को जोड़ता हूं इसमें, और वो लोग कर्मचारी जो मेडिकल डस्टबिन लेके जाते हैं वहां तक को जोड़ता हूं मैं, क्योंकि वो जो आपका वेस्टेज है वो भी बहुत ज्यादा हैजर्डस है। जी, मैं सबको जोड़ता हूं इसमें, और मैं इसमें
डॉक्टर को जोड़ना चाहता हूं, इस पैनल पे इसको लेके आना चाहता हूं कि कितना अहम है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर्स की ये मौत जो है और डॉक्टर्स का लगातार होना, ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। डॉक्टर दीपक गुप्ता, बहुत 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 चिंता का विषय है। और वैक्सीनेशन होने के बाद भी जो केसेस आया है उसने लोगों को और चिंतित किया है। डॉक्टर दीपक गुप्ता, आप देखिएगा कि हमारे देश में करीबन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें 70 से ज्यादा प्रतिशत लोग हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेट हो चुके हैं। और पिछले साल जो डॉक्टर्स के हमारे डेथ के मामले आ रहे थे वो काफी कम हो गए। और अभी हम लोग काफी हद तक अपने पेशेंट्स को जब केयर देते हैं तो हम काफी कंफर्टेबल रहते हैं कि एटलीस्ट हम लोग इम्यूनाइज है। प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रतीक जी, इस बार थोड़े वेरिएंट्स काफी ज्यादा आ गए हैं। आपने सुना होगा कई तरह के वेरिएंट्स आए। अभी एक B6172 करके एक वेरिएंट आया है जो काफी डेंजरस है। तो मुझे लगता है कि सरकार का जो फैसला था कि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले इम्यूनाइजेशन करना है, इनफैक्ट बिफोर 65 ईयर से ही पहले, दैट वाज ए वेरी वेरी गुड डिसीजन। और एटलीस्ट आई एम वर्किंग इन एम्स, तो एम्स के अंदर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी के लिए 100% ऑफ द डॉक्टर्स, फैकल्टी, रेजिडेंट, स्टाफ सब लोग इम्यूनाइज्ड है। एंड यस, हमारे पास कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। हमारे 17 रेजिडेंट जिनको एक इंजेक्शन लगने के बाद भी कोविड के कुछ सिम्टम थे, लेकिन किसी को भी कोई हादसा नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल जरूर रखूंगा। मुझे आज मैं देख रहा था फेसबुक, जब खोलो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ही, सुबह उठो और देखो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने। इलाहाबाद में मैंने देखा, हमारे एक जो पैनल पे भी डॉक्टर आते हैं उन्होंने भी एक डाला हुआ था पोस्ट, एक डॉक्टर को हमने खो दिया। छोटे शहरों में भी बहुत कई केसेस हैं जो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन वो कोरोना वॉरियर्स थे, फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे जो कि लड़ रहे थे। सवाल ये है कि एक डॉक्टर दीपक गुप्ता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बात आई जब डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ हुई, उसके बाद लोगों ने चर्चा की कि 2 वैक्सीन होने के बाद ये कैसे हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये चिंता का विषय बना हुआ है लोगों को। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा है बार बार, जो कि वैक्सीनेशन के पूरे प्रोग्राम में, हालांकि मुझे मालूम है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और वो बहुत सेफ है, हर तरह से सेफ है, लेकिन ये बार बार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर की फ्रेटर्निटी से इसको बहुत क्लियर किया जाए, बहुत साफ शब्दों में बोला जाए। डॉक्टर दीपक गुप्ता, देखिए, पहले तो मुझे काफी खेद हुआ डॉक्टर के अग्रवाल की एक अकस्मात मृत्यु का, काफी दुख हुआ मुझे। वो हमारे एक वॉरियर थे एंड उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई है। इनफैक्ट ये आई थिंक लास्ट जस्ट 2-3 days बिफोर वो ही वाज गिविंग ए इंटरव्यू विद ए नेसल ऑक्सीजन फ्लो, सो सैल्यूट्स टू हिम। संडे का दिन था, मेरे लिए काफी दुखद दिन था, आज से 3 दिन पहले का। आमतौर पे हमारे रोजाना जब मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ प्रतीक जी, हमेशा सबसे पहला मैसेज आता है कि कोई आदमी चला गया, कोई डॉक्टर चला गया। हमारा एक न्यूरो साइंसिस का ग्रुप है, 2 न्यूरो सर्जन, एक दिल्ली के डॉक्टर आलोक गुप्ता और एक चेन्नई के न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश्वर राव, एक साथ उनकी मौत हो गई। शायद जिंदगी में मेरा पहले ऐसा मौका आया होगा जो मैंने 2 डॉक्टर्स के लिए एक सिंगल मैसेज में रेस्ट इन पीस और डीपेस्ट कंडोलेंसेस का मैसेज भेजा होगा। तो काफी बुरा वक्त आया है हमारे साथ में। एंड मेरे साथ जिंदगी में ऐसा नहीं हो कि मैंने 2 लोगों की मृत्यु का एक साथ सिंगल मैसेज दिया हो। और प्रतीक जी, शायद मुझे नहीं लगता पिछले 1 महीने के अंदर सुबह मैंने जब व्हाट्सएप खोला हो तो किसी का ऐसे दुखद समाचार मेरे पास ना आया हो। जहां तक कि डॉक्टर के अग्रवाल का सवाल है या दूसरे डॉक्टरों का सवाल है जिनको 2 डोज वैक्सीन की लगने के बाद भी हुआ है, ये आंकड़े बड़े साफ है कि वैक्सीन आपको सीवियर इन्फेक्शन और डेथ से प्रिवेंट करती है। लेकिन तकरीबन देखा गया कि बोथ कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इनफैक्ट फाइजर की वैक्सीन का भी अगर आप प्रतीक जी देखिएगा तो लेस देन 1%, 0.07 to 0.13% केसेस में मोर्टेलिटी होने का रिस्क रहता है, क्योंकि वैक्सीन एंटीबॉडी बनाती है आपके अंदर, उसके साथ साथ आपके अंदर कुछ टी सेल्स की इम्यूनिटी भी काम करती है। आपके पास जो मरीज आया है उसने कुछ दवाइयां तो पहले नहीं ली हुई थी, कुछ स्टीरॉइड्स वक्त से पहले तो शुरू नहीं कर दिए थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो प्ले कर रहे हैं रोल पेशेंट के आउटकम में। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलना चाहूंगा कि जिन डॉक्टर्स ने दोनों डोज वैक्सीन की लगवाई है उनके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप कोरोना का युद्ध जीत कर भी आए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जाने माने। डॉक्टर चंद्रशेखर और उनकी फैमिली में सबको हुआ, लेकिन वो जीत कर आए। हम एक तो पहले आपका स्वागत करना चाहते हैं और मैं जानना चाहता हूं कि ये अनुभव कैसा रहा आपका और क्या शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप तो ओपीडी में भी हैं और आप ऑपरेशन थिएटर में भी हैं
और आपने ये युद्ध जीता है। डॉक्टर चंद्रशेखर। धन्यवाद प्रतीक, इस शो में इंक्लूड करने के लिए। जैसा कि आपने कहा, हम लोग पिछले महीने पूरे परिवार को कोरोना संक्रमण को झेलना पड़ा। एक्चुअली ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल डिजीज है और अपने साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लेकर के आती है। बट चूंकि मैं और मेरी वाइफ जो दोनों डॉक्टर हैं, हमने वैक्सीनेशन कराया हुआ था, तो हमारा इनिशियल फेज बहुत ही टर्बुलेंट नहीं रहा। वैसे ये बीमारी जो है बहुत ही इरेटिक है। किसी लोगों में बीमारियां बहुत संक्रमण जो है काफ़ी गंभीर हो जाती है और बीमारियां ज़्यादा लेकर के आ रही हैं। जैसा डॉक्टर दीपक और ने अभी बताया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाए थे उनमें मैक्सिमम लोगों में एक्चुअली सिम्टम्स जो है बहुत ही मिनिमल रहा। मेरे परिवार में मुख्यतः इसी तरह से चली और मेरे वाइफ और बच्चे बहुत तेजी से रिकवर किए। 2-3 दिन के अंदर में सब रिकवर हो गए। मेरा फीवर जो है थोड़ा प्रोलॉन्ग रहा, तो 6-7 दिन 8 दिन के बाद फीवर थोड़ा कम होने लगा। बट फीवर के जाने के बाद काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहले डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, आप क्योंकि डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, देश के जाने माने डॉक्टर हैं, आपसे पूछना चाहूंगा जब 8 दिन फीवर रहा, हालांकि वक्त ब्रेक का है, लेकिन मैं बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। पहली बात तो इन्होंने क्लियर की कि वैक्सीनेशन हुआ इसलिए कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। दूसरा मैं सवाल जो ये पूछना चाहता हूं वो ये कि 8 दिन जब फीवर नहीं हुआ तो मेडिसिन क्या ली आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि 8 दिन का फीवर हुआ तो आपने मेडिसिन क्या ले ली थी, क्या स्टेरॉइड लिया आपने, क्या कौन सी दवा ली आपने, ये जानना चाहते हैं। हाँ, ये बड़ा ही उचित सवाल है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जब हमारी फीवर शुरू हुई और हम लोगों को पता चला कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, एक्चुअली ये 22 अप्रैल की बात है। 22 अप्रैल को हमने टेस्ट दिया, उससे पहले 1 दिन पहले फीवर शुरू हुआ था और हम लोग सब लोगों की टेस्ट पॉजिटिव हो गई। उससे पहले हमारे बेटी और वाइफ को का रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका था। तो हम मान के चल रहे थे कि ये कोरोना ही है, संक्रमण है, जिसे हम लोग सब पूरे परिवार में आ गया है। और इसको लेते हुए हम लोग सब ने पहले से ही जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया। तो इनिशियली हम लोग काफ़ी आराम करने लगे, हाइड्रेशन अच्छा रखा। और जो दवा की बात है, जहाँ तक हमने सबसे पहले इनहलेशन के तौर पे ब्यूटीसिनाइड शुरू किया। ब्यूटीकॉर्ड नाम से दवा आती है, उसको हमने नेबुलाइजर के थ्रू लेना शुरू किया। यूजुअली कहते हैं कि इसको इनहेलर के थ्रू लेना चाहिए, पर क्योंकि पूरी परिवार में संक्रमण हो चुका था तो नेबुलाइजर के तौर पे शुरू किया और नेबुलाइजेशन से काफ़ी अच्छा हमें फ़ायदा होना शुरू हुआ। और बच्चे और उन लोगों को बीमारियां जो थी वो बहुत तेज़ी से रिकवर हुए। वो साथ में मल्टीविटामिन्स और एक दवा है जो पैरासीटामॉल, जो फीवर के लिए लगातार यूज़ कर रहे थे। और भी कोई दवा नहीं यूज़ की हमने, और लगातार फीवर को मॉनिटर करते रहे और लगातार जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करते रहे। एक वक्त था जब 6ठा और 7वें दिन आकर के मेरी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन थी ऑक्सीमीटर के ऊपर 94-95 तक टच किया, पर ये प्रोनिंग करने पे और प्रोलॉन्ग प्रोनिंग करने पे हमेशा स्वतः ही अपने आप ऊपर चला जाता था। तो हमने इसको जो नेबुलाइजर है ब्यूटीसिनाइड का, वो हमने कंटिन्यू किया और लगातार फीवर को मॉनिटर करते रहे। और चूंकि सैचुरेशन बॉर्डर लाइन हो गया था तो गंभीरता बढ़ गई थी। हमने ओरल स्टेरॉइड की सोच रहे थे, पर फिर फीवर जो है 7वें-8वें दिन में जाकर के सेटल कर गया। और फीवर सेटल करने के बाद हमारी तकलीफ जो थी काफ़ी आराम आ गई। जो बॉडी एक था, मलेज था, वो काफ़ी कुछ हद तक सेट हो गया। तो ओरल स्टेरॉइड की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सवाल यही सवाल था और इसका जवाब यहां तक सुनना चाहता था कि हमें स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ी। जी, ये बहुत सारा सवाल है, लेकिन कब, कहां, किस वक्त देना चाहना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है। लगातार हम डिस्कस करते रहे अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर विजय कुमार गुर्जर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे और बातचीत के सिलसिले को वक्त के साथ आगे बढ़ाएंगे भैया जी कहीं में, लेकिन अभी सिर्फ इतना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत। और मेहमानों का हम तारुफ कराएंगे आपसे, जो नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन ब्रेक पे जब गया तो एक
डॉक्टर का मैसेज आया, क्योंकि कुछ देर पहले हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर मौजूद थे और वो अपना बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना से निकल के आए। और स्टेरॉइड के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने बुटानोइड लिया और वो नेबुलाइज किया उन्होंने, तो ओरल स्टेरॉइड नहीं लिया था उन्होंने। तो डॉक्टर का मैसेज आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि प्रतीक ये भी तो स्टेरॉइड ही है, ऑफकोर्स स्टेरॉइड है जो उन्होंने लिया, नेबुलाइज किया था अपने को, और आपने क्लैरिफाई किया, थैंक यू सो मच। और इस पर निश्चित तौर से चर्चा होगी, कल भी हम चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, विष्णु कुमार बंटी जी और जानवी गर्ग। 8th की स्टूडेंट हैं जानवी, उनके पास पहले जाना चाहूँगा, यमुना नगर से हैं हमारे साथ, और थैंक यू सो मच जानवी। और कुछ लोगों के ऐसे ही होते हैं, जो कहावत मैंने सुनी थी ना कि पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं, जानवी आप वैसे ही हैं। और जानवी ने किसी वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप में गई थी, उन्होंने 40,000 रुपीज़ वहाँ पे उनको मिले और उन्होंने उसको लगा दिए, इस पैंडेमिक में कंट्रीब्यूट कर दिया। जानवी, मैं जानना चाहता हूँ कि दिमाग में कैसे कौंधा, कैसे आया और कैसे ये विचार आया कि नहीं हमको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए? जानवी। नमस्कार, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे को सबने सपोर्ट किया। मैंने जब देखा कि बच्चे टीवी देखते थे और उस टीवी, लैपटॉप, आईपैड देखते थे, और उधर कोविड के वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे थे, कहीं मर रहे थे, किनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, किनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा अगर मैं अपने टाइम पे 1 घंटा उनको निकाल के दे सकूं, तो उस प्रकार मैंने वो जो फंड रेज किया वो मैं चैरिटी में दे दूंगी, और वो कोविड मरीजों की मदद कर सकता है। जानवी, एक बात बताइए, आपने 40,000 रुपीज कलेक्ट किए और आपने उसको डोनेशन में दे दिया, और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने सिलेंडर्स जो हैं 40,000 के बेच दिए। किसी ने जो इंजेक्शंस थे ब्लैक मार्केट के जरिए 60,000 70,000 रुपए की दवाइयां जो कि 3,000 4,000 की थी, ये भी खबरें आपने देखी होंगी या सुनी होंगी। तो आपको जब ये खबरें देखती तो कैसा लगता, क्या कहना चाहती हैं आप? हाउ यू वांट टू रिएक्ट, ये कैसे रिएक्ट करना चाहती हैं आप इस पर? मैं सोचती हूँ, मेरे को ये लगता है कि हमें एक मेडिसिन या किसी इंजेक्शन पे ब्लैक मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों को भी मुसीबत करता है। जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं वो उनको भी मुसीबत करता है, और लोगों ने स्टॉक भी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो मिलता नहीं है सामान। इस कारण बाजार में भी बहुत कम आ रहा है। जानवी, आप जैसे लोग जो है उदाहरण हैं एक समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, और उनके लिए आईना है, जिन्होंने इस पैंडेमिक में, इस भीषण कहना चाहिए मुसीबत के वक्त में लोगों के साथ अन्याय किया। ब्लैक मार्केट की 4,000 5,000 की चीज को 40,000 50,000 जो जितना मुसीबत में फंस गया उस तरह से इस्तेमाल किया। आप कोरोना वॉरियर हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं, भैया जी कहीं की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। भविष्य में आशा करते हैं कि आप इसी तरह के काम करेंगी, न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, उसमें आप सफल होंगी, बल्कि एक सोसाइटी में ऐसे ही कामों से एक उदाहरण बनाएंगी। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। विष्णु कुमार बंटी जी समाज सेवी हैं, अलीगढ़ से हैं हमारे साथ। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। 2 दशकों से लावारिस लाशों का संस्कार कर रहे हैं। एक बार एक रिक्शे वाले को देखा कि एक लाश को वो फेंक रहा था, और इनके दिमाग में आया, उन्होंने पूछा उससे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि पुलिस ने कहा इसको ठिकाने लगाने के लिए, और उसके बाद से ये लावारिस लाशों के संस्कार में जुट गया। विष्णु जी, इस पीरियड में जब ये अपनों ने भी अपनों तक पहुंच नहीं पाए, मजबूरी है बहुत सारी, कोरोना में जो डेथ हुई, तो कैसे आपको डर नहीं लगा? कैसे आगे आए, किस तरह से काम किया, क्या कोई टीम बनाई, और किस तरह से अलीगढ़ में काम कर रहे हैं? विष्णु कुमार बंटी जी। जी सर, मैं आपको बता दूं सर, एक कहावत है कि मौत की शहजादी जब सज धज कर आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। और यही हो रहा है जब अपने से अपने ही मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जिनके परिवारजन होने के बावजूद भी उनको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, उनको मैं अपने सहयोगियों के साथ मानव उपकार संस्था के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार करा रहा हूँ। यही नहीं,
बहुत से ऐसे सब जिनको कि नोएडा, आगरा और फरीदाबाद, गुड़गांव तक में जगह नहीं मिली। वो अलीगढ़ के रहने वाले थे, कहीं दूर से उनका रिलेशन भी था, तो वो उन लोगों के सब भी अलीगढ़ आए। उन लोगों ने हमसे पूछा, वहाँ वेटिंग चल रही थी कि क्या आप हमारे सबका अंतिम संस्कार करा सकते हैं? हमने सहजता से कहा कि हम क्यों नहीं कराएंगे, और हमने कराया। ऐसे तमाम लोग जो कि हाथ भी नहीं लगा रहे थे, घर वाले पूरा परिवार होने के बावजूद मानवकार संस्थान के माध्यम से मैं खड़ा रहा और मैंने अपने सामने से तमाम सबों का अंतिम संस्कार कराया है। विष्णु जी, आपने एक बात कही कि लोग नोएडा से, आगरा से, आसपास के जिलों से आपके पास आए क्योंकि वहां पे वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी थी, यानी वहां पे दाह संस्कार हो नहीं सकता था। तो उन्होंने आपसे किया, यानी इतनी ज्यादा एक समय में, और हम लोग देख रहे थे ये सारी चीजें कि एक साथ कई अंतिम संस्कार के लिए लोग जा रहे हैं। उस समय का मंजर क्या था विष्णु कुमार जी, जानना चाहता हूं मैं। मेरी लाइफ में खास तौर से 21 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूं। अब तक 5100 से अधिक लावारिस समूह को उनके धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार भी कर चुका हूं। लेकिन कभी एक साथ हमारे शमशान में भी, जिसका नाम मुक्ति धाम है, नुमाइश मैदान में स्थित है, वहाँ कभी इतनी तादाद में सब नहीं जलाए गए जो कि हम लोगों ने सुबह 4-5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कंटिन्यू चिताएं जलती रही। जहाँ बैठने तक का जो सड़क थी उसमें मुक्तिधाम के अंदर, वहां तक हम लोगों ने सबको जलवाया, जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो, उनके परिजनों का कम से कम विधिवत अंतिम संस्कार हो सके। राइट, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं। व्यक्ति का किसी भी समय में हो, लेकिन उसको एक अधिकार जरूर मिलना चाहिए और वो दिया जाना चाहिए, और वो है उसका अंतिम संस्कार, जिसमें उसको एक जो कहते हैं ना कि मानव होने का जो उसको एक अधिकार मिला है, उसमें ये भी एक है कि उसका अंतिम संस्कार में जो संस्कार है उसमें ये भी एक संस्कार उसको मिले और वो उसको पा सके। लेकिन जाह्नवी, आपने जो उदाहरण पेश किया है और वो निश्चित तौर से बहुत बहुत सराहनीय है। जाह्नवी जो है वो गंगा का नाम है, और आप इसी तरह से निर्मल बहते रहिए। कुछ कहना चाहती हैं आप, कुछ शेयर करना चाहती हैं इस पीरियड में? क्या कुछ सीखा, क्या कुछ अपनी बात? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे सब हैं, तो मैं सबको ये मोटिवेट करना चाहती हूँ कि वो भी ऐसे, जैसे मैंने वर्कशॉप रखी थी, उन्हें भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिनसे वो सोसाइटी को हेल्प कर सकें, और सोसाइटी वैसे कोविड मरीजों को हेल्प कर सके। किस तरह की वर्कशॉप रखी थी आपने? किस तरह की वर्कशॉप थी आपकी ये? किस तरह की वर्कशॉप थी? क्विलिंग की थी। क्विलिंग एक जापानीज आर्ट है, वो पेपर और एक नीडल से बनाई जाती है। इससे आपने कोई भी क्राफ्ट हो, कोई भी हुनर हो आपके साथ, तो आप ऑनलाइन जाकर उसको शेयर करें, और उससे जो कुछ इन्होंने सोचा से जो अर्निंग होगी उसको उन्होंने सोसाइटी में दे दिया जाह्नवी ने। और वो एक जो भी रकम थी इनके उम्र में मैं मानता हूं कि वो रकम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कम से कम उनके लिए जो सोसाइटी में जो दिखा रहे हैं आजकल कि 10 रुपए की चीज को 100 रुपए की बेची जा रही है, उसके लिए तो मैं इनका बहुत स्वागत करता हूं। विष्णु कुमार जी, मैं आपसे भी आपका भी बहुत स्वागत कर रहा हूं। एक बात जानना चाहता हूं कि ऐसे वक्त, कठिन समय में जब अपने भी अपनों के पास नहीं आ पाए, तो आप आए और आपने एक उदाहरण पेश किया। कुछ कहना चाहते हैं सोसाइटी के उन तमाम लोगों को कि आगे आए, किस तरह से आए, आप प्रेरणा बने हैं, तो आप किस तरह से कुछ शेयर करना चाहते हैं? विष्णु कुमार बंटी जी। ना बनाएं, क्योंकि आपने देखा इस महामारी में ऐसे तमाम लोग जो कि जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए थे वो भी नहीं बच पाए, क्योंकि अब इंसान के कर्म ही इंसान के साथ काम आ रहे हैं। और वो बहुत से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आनंद भर में आके अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन उनकी जो अस्थियां होती है सनातन धर्म के अनुसार, जब तक उनका विसर्जन नहीं किया जाता, तब तक उनका पिंडदान नहीं किया जाता, उनकी शांति नहीं मिलती। ऐसे तमाम लोगों की अस्थि हमारे पास रखी हुई हैं, और मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ, वो बेशक नहीं आए, लेकिन पितृपक्ष में हम लोग हर साल उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं, तो उन लोगों की अस्थियों को भी हम लेकर जाएंगे लावारिसों के। जब हम विसर्जन करेंगे तो उनका ही विसर्जन करेंगे। और लोगों से यही कहना चाहता हूं सर। राइट विष्णु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू जाह्नवी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है आर पार का।